हेलो। देखो बच्चों, चैप्टर 5 लॉ ऑफ मोशन। ठीक, कक्षा 11 सब्जेक्ट पार्ट 1। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। इस पार्ट में हम मुख्यतः गति, मोशन, बल, फोर्स और गति के नियम ये 3 पार्ट पढ़ेंगे। चलो आ जाओ। पहला चैप्टर। देखो, चैप्टर 5 लॉ ऑफ मोशन पार्ट 1। देखो, जो पहला होता है मोशन अर्थात गति। गति क्या होती है? ये माना मेरा प्रारंभिक बिंदु O है। O से ये रास्ता गया है, O से ये रास्ता गया हुआ है। यहाँ पर कोई एक व्यक्ति चल रहा है। ठीक, चल रहा है तो वो प्रारंभिक समय t बराबर 0 पर बिंदु A पर है। कुछ समय पश्चात वह चलते चलते समय t बराबर
5 सेकंड में वह बिंदु बी पर पहुंच जाएगा। ठीक, जब बिंदु बी पर पहुंच जाएगा तो बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी मान लो डी है, लगने वाला समय टी है। ठीक, तो किसी भी वस्तु या व्यक्ति द्वारा एकांक समय में एकांक समय में चली गई दूरी को देखो कितना दूरी गया, डी दूरी गया। चलो हमने मान लिया 5 मीटर की दूरी गया, कितने समय में, 5 सेकंड में। तो एकांक दूरी को उस वस्तु की गति या चाल कहते हैं। तो चाल और क्या हो जाता है, चाल या गति बराबर दूरी बटे समय। अब देखो दूरी कितना गया, 5 मीटर, समय कितना लिया, 5 सेकंड। 5 × 5 बचा 1 मीटर प्रति सेकंड। अर्थात इस व्यक्ति की चाल या गति 1 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक, तो अब हम इसको फिजिकल लैंग्वेज में लिखेंगे, फिजिक्स की भाषा में। चाल या गति किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा व्यक्ति द्वारा एकांक समय में चली गई को उस वस्तु की गति या चाल कहते हैं। इसे स्मॉल एस अर्थात स्पीड से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो गणितीय रूप में चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, तो चाल को हम एस से, दूरी को डी से और समय को ई से प्रदर्शित करते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। इसका एसआई मात्रक मात्रक एसआई मात्रक एस बराबर D/T। डी का होता है मीटर,
और टी का होता है सेकंड। तो ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। सीजीएस मात्रक मीटर का सेंटीमीटर और सेकंड का सेकंडी, कोई वो नहीं, तो सेकंड में कोई बदलाव नहीं। चलो दूसरा टॉपिक है हमारे पास बल। फोर्स। देखो बल क्या होता है। ये लो, चलो मान लो कि मेरे पास तीन बॉडी है। एक ये हो गया, ये फुटबॉल हो गई। दूसरा मेरे पास ये ठोस हो गया। ठीक। और तीसरा एक लंबी सी छड़ लेते हैं, या सपोज करो छड़ ना लेके हम ले लेते हैं एक रबड़। ये एक रबड़ ले लेते हैं, रबड़, ठोस, ब्लॉक, छड़, और ये फुटबॉल। ठीक। हमारे पास तीन वस्तु है मुख्यतः, एक, दो और ये तीन। तो अब हम देखो, हम इस फुटबॉल में ये पैर लगाते हैं। ठीक। पैर मारेंगे, जब पैर मारेंगे तो ये फुटबॉल क्या होगी, उड़ के या गति करके दूसरे बिंदु पर पहुंच जाएगी। ठीक है ना। और यहाँ देखो, ये पहले फुटबॉल विरामावस्था में थी, विरामावस्था, और फिर इसने गति किया, तो ये हो गया इसका गति अवस्था। ठीक। पहली चीज। दूसरा चीज देखो, ये मेरे पास ठोस है, ठोस है, तो चलो मान लेते हैं कि ये एक साइड से फिक्स है, एक साइड दीवार में फिक्स है। ठीक। हमने इस पे बल लगाया, ये हम बल लगा रहे हैं, बल लगाया। जब बल लगाया तो ये ठोस अगर थोड़ा सा भी रिजिड होगा, दबेगा। जब दबेगा तो ये हो जाएगा ये, इसका आकार दब के क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। पहले इतनी बड़ी थी, पहले इस वस्तु की लंबाई L थी, और जब हमने बल लगाया तो ये LF हो गई। LF का मतलब L लेंथ, और F का मतलब फाइनल, फाइनल मतलब अंतिम लेंथ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, आकार में परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, आकार में
परिवर्तन। कौन कौन है ऑनलाइन? 1 2 3। हुआ ना आकार में परिवर्तन। दूसरा चीज देखो, हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? बल। ये मेरे पास रबड़ है, रबड़ है, रबड़ को हम खींच रहे हैं, दोनों हाथ से दोनों ओर खींच रहे हैं। जब रबड़ को खींच रहे हैं तो ये रबड़ क्या हो जाएगी? लंबी हो जाएगी। पहले ये रबड़ हल्का गोलाकार थी, अब क्या हो गई? लंबी हो गई। हो गई, ठीक है ना? जब लंबी हुई, देखो पहले गोला थी फिर लंबी हुई, यानी चेंज क्या हुआ? आकृति। चेंज क्या हुआ? आकृति। आकृति और आकार, आकृति और आकार दोनों डिफरेंट शब्द हैं, एक ही चीज नहीं है। कैसे? देखो, आकृति का मतलब होता है शेप या आकारिक रूप, परंतु आकार का मतलब होता है एक्यूरेट एक्यूरेट अर्थात यथार्थ मान किसका? लंबाई का, चौड़ाई का या ऊंचाई का। किसी वस्तु का आकार उसके लंबाई चौड़ाई अर्थात विमाओं की माप होती है। आकार आकार यानी विमाओं की माप। और किसी भी वस्तु की आकृति गोलाकार, या समतल के आकार की होती है। ठीक है ना? ये समझ में आया? अब देखो, जब हम बल लगाए, यहाँ पे बल लगाए, ये बल है, जब बल लगाए तो ये फुटबॉल अपनी प्रारंभिक अवस्था से गति अवस्था में आई। जब गति अवस्था में आई तो पहला परिवर्तन क्या हुआ? गति में परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन हुआ आकार में परिवर्तन। और तीसरा आकृति हुआ। गति, आकार और आकृति, तीन चीजों में परिवर्तन आया। जब परिवर्तन आया तो अब हम इसको फिजिकल लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? बल वह बाह्य कारक है, कोई भी वस्तु अपने आंतरिक गुणों के कारण अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकती है। वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था या गति अवस्था, विरामावस्था या गति अवस्था, आकृति या आकार में परिवर्तन कर दे, परिवर्तन
कर दे अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक, देखो क्या कहता है कि विरामावस्था या गति अवस्था आकृति या आकार में परिवर्तन कर दे अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। दो चीज समझो, परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, दोनों में से क्या होगा? ठीक है ना। तो अगर बल की मात्रा वस्तु द्वारा अध्यारोपित बल से अधिक है। देखो ये क्या है, ग्रेटर देन, ठीक है ना। यदि बल की मात्रा वस्तु द्वारा अध्यारोपित बल से अधिक है तो आकार अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाएगा। तो अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाएगा, अर्थात कि आकार या आकृति में परिवर्तन कर देगा। दूसरे नंबर पर यदि f लेस देन और इक्वल दोनों हो, या तो छोटा हो या बड़ा बराबर हो, किसके द्वारा? फोर्स ऑफ मटेरियल यानी वस्तु के द्वारा। तो या तो चेंज होगा और नेवर, या तो आकार में परिवर्तन होगा परिवर्तन का प्रयास करेगा, होगा या नहीं होगा। प्रयास, जस्ट ए मिनट, रुकना थोड़ा सा। प्रयास करेगा या नहीं करेगा। ठीक, अब देखो इसमें दो कंडीशन बनती हैं। पहला कंडीशन है मार्कर ब्लैक। देखो इस कंडीशन में बनता है कि परिवर्तन करने का प्रयास करेगा, यानी कि F इक्वल टू FM, वस्तु द्वारा लगाया गया बल यानी हमारे द्वारा आरोपित किया गया बल सामने वाली वस्तु के द्वारा लगाए गए बल के बराबर होगा। ठीक, और यदि नहीं करेगा यानी कि हमारे द्वारा लगाया गया बल वस्तु द्वारा लगाए गए बल से छोटा होगा। ठीक, कोई दिक्कत? नो। अब आ जाओ विरामावस्था बल। देखो बल को F से प्रदर्शित करते हैं। F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, बल का मान होता है गणितीय रूप में, एक मिनट, गणितीय रूप में बल F बराबर क्या होता है? ma, अर्थात
चलो 1 मिनट। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अर्थात यदि हम बल F लगाएं, द्रव्यमान m और त्वरण a, ये कहां से आया? न्यूटन के द्वितीय नियम से। न्यूटन के द्वितीय नियम से, ठीक है ना? चिंता मत करो, मैं बताऊंगा न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है। आगे सब एक्सप्लेन करवाऊंगा और सबको प्रूफ भी कराऊंगा, ठीक है ना? अब देखो, ये हमारा हो गया F बराबर ma मात्रक। मात्रक में देखो, पहला है SI मात्रक। SI मात्रक F बराबर ma F। m का द्रव्य, देखो SI मात्रक क्या होता है? m क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम इंटू a का मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, अर्थात F बराबर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। F बराबर हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। ये हो गया इसका SI मात्रक। और दूसरा CGS मात्रक। ठीक, CGS मात्रक क्या हो जाएगा? बल F और न्यूटन का डाइन और न्यूटन का डाइन, ठीक है ना? अब देखो इनमें संबंध देखो क्या होता है। तो संबंध बाद में बताएंगे, पहले देखो विमीय सूत्र। बल का विमीय सूत्र, मीनिंग लिखोगे इसको, क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। देखो, चूंकि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर ma, ठीक है ना? तो जो विमीय सूत्र निकाला जाता है विमीय सूत्र, वो निकलता है मूल मात्रकों का, ना कि ऐसा है व्युत्पन्न मात्रकों का। मूल मात्रकों का निकालेंगे तो द्रव्यमान हमारा मूल मात्रक, लेकिन त्वरण हमारा व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है ना? तो हम त्वरण को मूल मात्रक में परिवर्तित करेंगे। तो मूल मात्रक में परिवर्तित करेंगे तो F बराबर हो जाएगा द्रव्यमान को द्रव्यमान, त्वरण का होता है वेग बटे समय, वेग बटे समय। देखो,
वेग भी आ गया और द्रव्यमान आ गया और समय, ठीक है ना। ये भी मूल मात्रक, ये भी मूल मात्रक, बचा क्या, वेग। अभी वेग क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। हम फिर से वेग को चेंज करेंगे तो वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो द्रव्यमान गुणे वेग को लिखेंगे, देखो 1 बटे समय पहले लिख लेते हैं और वेग को लिख देंगे दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। जब दूरी बटे समय लिखें तो देखो द्रव्यमान एक दूरी, दूरी क्या है, एक प्रकार की लंबाई, और लंबाई क्या है, मूल मात्रक। लंबाई क्या है, मूल मात्रक। जब मूल मात्रक हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं F बराबर द्रव्यमान गुणे लंबाई और बटे का समय और समय का होल स्क्वायर। क्यों, समय और समय का डायरेक्ट गुणा तो समय और समय का समय होल स्क्वायर, ठीक है ना। जब समय और समय का होल स्क्वायर तो आप चेंज करो, आप F को, F बराबर द्रव्यमान का कैपिटल एम विमीशुत, लंबाई का L और अपॉन में समय का कैपिटल T उसका स्क्वायर। देखो ये बटे में है और बटे में इसकी घातांक क्या है, प्लस में, ऊपर जाएगी तो घातांक क्या है, हो जाएगी माइनस में, और संख्या हो जाएगा गुणा में, MLT की पावर -2 हो गया। ये विमीशुत हो गया इसका MLT की पावर -2, ठीक है ना, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। चलो अब देखो दूसरा हेडिंग है बल के प्रकार। बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्स। बल कितने प्रकार के होते हैं ये हम तुम लोग को बताएंगे। देखो बल, टाइप्स ऑफ फोर्स, बल कितने प्रकार के होते हैं। देखो बल दो प्रकार से लगता है, एक जो एक दूसरे कांटेक्ट में आके लगता है, यानी एक दूसरे से टच करके लगता है, और दूसरा जो दूरी पर स्थित होने के कारण भी लगता है। कैसे, देखो पहला कांटेक्ट फोर्स, दूसरा at a distance फोर्स, इसको बोलते हैं संपर्क बल, और इसको बोलते हैं संपर्क बल के बाद दूरी पर बल, लगने वाला बल, दूरी पर लगने वाला, ठीक है ना। अब देखो हम लोग अपन यूज करते हैं, देखो संपर्क बल, संपर्क बल मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। पहला वो बल जो हम वस्तु पर दोनों ओर से लगाते हैं, ये
दाब लगाते हैं, दाब बल। दूसरा शियर यानी अपरूपण बल। तीसरा घर्षण बल। और चौथा सामान्य बल। देखो सामान्य बल भी दो प्रकार का होता है। सामान्य बल दो प्रकार का होता है। पहला तनाव बल, दूसरा स्प्रिंग बल। ठीक, दाब बल, अपरूपण बल, घर्षण बल, सामान्य बल, तनाव बल और स्प्रिंग बल। अब आ जाओ दूसरे प्रकार में, दूरी पर लगने वाले बल। तो जो बल दूरी पर लगते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कैसे? पहला बल है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा अंतरिक्ष में दूर दूर स्थित वस्तुओं में लगते हैं या पिंडों में, जो वहां की ग्रह, उपग्रह, सूर्य, हमारी पृथ्वी और सौर मंडल। जो हमारा सूर्य है, सूर्य के चारों ओर सौर मंडल अंडाकार या बोले तो परवलयाकार पथ में ग्रह हमारे चक्कर लगाते हैं। जो ग्रह चक्कर लगाते हैं पृथ्वी की ओर, सूरज की ओर झुके हुए हैं, सूरज की ओर झुके हुए हैं, तो ये सिर्फ एक कारण है इनके बीच का ग्रेविटेशनल बल, कैपिटल जी। ठीक है ना? दूसरा बल है विद्युतीय बल। और तीसरा बल है चुंबकीय बल। देखो विद्युतीय बल क्या होता है, ये क्लास 12 का सिलेबस है, क्लास 12 का। और इसमें बताता है करंट। आप किसी भी लाइट या होल्डर को पकड़ो जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो, करंट बह रहा हो, तो आपको एक झटका लगेगा, वो झटका कहलाता है विद्युतीय बल। ठीक है ना? और ये चुंबकीय बल, तो चुंबक के दोनों ध्रुवों N और S ध्रुव को आपस में एक साथ ले जाओ पास, उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है, वो कहलाता है चुंबकीय बल। देखो क्या हो गया, बल, बल के प्रकार, कांटेक्ट फोर्स, संपर्क बल, और एट डिस्टेंस फोर्स। ठीक है ना? अर्थात कि दूरी पर लगने वाले बल। अब देखो बल, मैं तुम एक एक करके चलता हूं। संपर्क बल और संपर्क के अंदर दाब बल। क्या है? संपर्क बल, कांटेक्ट फोर्स। ठीक है ना? देखो संपर्क बल में पहला बल दाब बल,
दाब बल। ये क्या होता है मैं बताता हूं। ये मेरे पास एक सॉलिड वस्तु है, ठोस। ठीक, ये मेरे पास एक ठोस है। एक ठोस है तो देखो, जब हम ठोस में परपेंडिकुलर बल अर्थात कि लंबवत बल लगा रहे हैं, लंबवत बल, ठीक है ना। लंबवत बल दोनों ओर से लगाएंगे उल्टा डायरेक्शन में, तो ये वस्तु का आकार क्या होगा, दबेगा, अर्थात वस्तु छोटी हो जाएगी। वस्तु क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जब छोटी हो जाएगी, देखो मेरे पास ये क्या है, माउस है। मैं इसको, एक मिनट, मेरे पास एक डब्बा है, मैं इसको दबा रहा हूँ। जब दबा रहा हूँ तो इसका आकार क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, ठीक है ना। ये अंदर की ओर दब रहा है। जब अंदर की ओर दब रहा है तो दबाने वाले बल को कहते हैं दाब बल। ठीक, दाब बल। दाब बल के अलावा दूसरा बल है अपरूपण बल। अपरूपण बल को बोलते हैं शियरे फोर्स। देखो, जब शियरे फोर्स लगता है तो किसी भी वस्तु में चलो, ये मेरे पास एक फिक्स्ड बॉडी है, किसी दीवार पर फिक्स है, ठीक है ना। हम एक बल लगा रहे हैं बाहर की ओर, आउटसाइड, और दूसरा बल लगा रहे हैं अंदर की ओर, लगा रहे हैं। ये लंबवत बल, वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस, लंबवत बल, ठीक है ना। जब दोनों में बल लगेगा तो देखो इससे क्या होगा, इसकी लंबाई में भी परिवर्तन आएगा। इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जो ऊंचाई है इसकी, वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। घट जाएगा, घट जाएगा। तो वह बल जो किसी वस्तु की लंबाई को बढ़ा दे, लंबाई को बढ़ा दे और उसके आकार को घटा दे, यानी आकृति, जो ऊंचाई आधार आकृतियां हैं उनको घटा दे, अपरूपण बल कहलाता है। ठीक, इनको लिखना नहीं है, सिर्फ समझते जाओ, ज्यादा इनको कुछ भी नहीं करना है। तीसरा चीज है घर्षण बल। घर्षण बल यानी फ्रिक्शनल फोर्स। देखो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, ये मेरी एक रोड है, सड़क। चलो सड़क को छोड़ो, गोली मारो। ये मेरे पास दो हाथ है, दोनों हाथों को मैं अपने से खींच रहा हूं। तो एक हाथ दूसरे हाथ पर जो बल लगाता है, दूसरा हाथ पहले हाथ पर जो बल लगाता है, और दोनों के कारण हाथ घिसता है यानी गर्म होता है, ठीक है ना। तो क्या कहता है कि जब घर्षण बल कुछ और नहीं बल्कि बस घर्षण बल होता है, घर्षण, ठीक है ना। घिसने के कारण जो बल उत्पन्न होता है, जैसे मेरे पास ये क्या है, रोड है और ये टायर है, और सॉरी गाड़ी है, मैं ये गाड़ी बना दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये गाड़ी है।
ठीक, ये गाड़ी है, देखो जब ये गाड़ी है सड़कों पर चलती है तो गाड़ी के दाब के कारण टायर का टायर का पृष्ठ, लास्ट पृष्ठ, सबसे ये लास्ट, और सड़क का पृष्ठ, दोनों में एक दाब उत्पन्न होता है। दाब के कारण टायर घिसता है। टायर जो घिसता है उस के का टायर के घिसना, टायर का खींचना घर्षण बल के कारण होता है। घर्षण बल, ठीक है ना, घर्षण बल के कारण होता है। अर्थात दो पृष्ठों के बीच, एक पृष्ठ मूव कर रहा हो, दूसरा पृष्ठ बैठा हो, मतलब एकदम स्थिर हो, एक स्थिर हो एक मूवेबल हो, तो दो पृष्ठों के बीच लगने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। तो मेरी गाड़ी तो नेक्स्ट, घर्षण के बाद हो गया नॉर्मल, टेंशन बल, और चौथा सामान्य बल। सामान्य में पहला ए नंबर तनाव बल। तनाव बल कुछ नहीं है, आप फ्लेक्सिबल बॉडी को, ये मेरे पास एक बॉडी है, मान लो रबड़, क्या है ये, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल बॉडी को आप बल लगाओ, और बल लगाने के बाद देखो उसमें क्या पाओगे, उसकी लंबाई बढ़ गई है, ठीक है ना। तो ये कहलाता है तनाव। तनाव का मतलब होता है तन जाना, टेंशन बल, चाहे माइंड का टेंशन हो या वस्तु का तनाव, तनाव होता है ना। दूसरा चीज बी नंबर, स्प्रिंग बल। स्प्रिंग बल भी एक प्रकार का तनाव बल है, लेकिन ये खुद में एक बल रखता है जिसमें दो गुण पाए जाते हैं, जैसे रबड़ में। ये मेरे पास क्या है, देखो फिक्स बॉडी, और मैं इसमें एक स्प्रिंग लगाता हूँ, लगा दिया। इस स्प्रिंग में एम द्रव्यमान का कोई वस्तु लटका देता हूँ। जब लटका दूंगा तो ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, फैल गया, फैल गया। और जब इस वस्तु को हम हटा लेंगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा, अपनी अवस्था में वापस आ जाएगा। पहले प्रारंभिक अवस्था में था, हमने बल लगाया, फैल गया, फिर अपनी अवस्था में वापस आ गया। तो इस प्रकार के बल को स्प्रिंग बल कहते हैं। चलो अब आ जाओ गति के नियमों में, लिख लेना। गति के नियम, ये गति के नियम सर्वप्रथम न्यूटन द्वारा दिए गए थे। ठीक, गति के तीन नियम हैं। प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम, चलो। दूसरा है द्वितीय नियम, और तीसरा, थर्ड है तृतीय नियम। ठीक, गति के तीन नियम न्यूटन द्वारा दिए गए थे। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, और तृतीय नियम। द्वितीय, तृतीय और प्रथम। चलो तो पहले नंबर पर देखो, गति का प्रथम नियम।
गति का प्रथम नियम, also known as inertia law। इनर्शिया लॉ का मतलब होता है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, ठीक। जो गति का प्रथम नियम है वो जड़त्व के नियम का नियम पर आधारित है, या कहो तो गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। अब देखो न्यूटन ने गति के प्रथम नियम क्या बताया। चलो मेरे पास एक ये फुटबॉल हो गई, फुटबॉल यानी एफ। दूसरा हो गया एक फुटबॉल पहले नॉर्मल अवस्था में पड़ी हुई है, चलो ये पृथ्वी हो गया। देखो किसी भी वस्तु में, कोई भी वस्तु हो कितनी भी छोटी हो, अगर उसका द्रव्यमान है यानी एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर, द्रव्यमान के बराबर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मतलब इतना छोटा सा भी हो अगर वस्तु, तो वह अपने आंतरिक गुण के कारण, आंतरिक गुण के कारण अपनी अवस्था में परिवर्तन, अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर पाएगी। इसको लिखना नहीं है, धन्यवाद, ठीक है ना। क्योंकि अगर छोटा सा कण भी है और वो पृथ्वी पर पड़ा हुआ है, तो जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। तो अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा तो अब देखो वो वहीं पे पड़ा रहेगा, ठीक है ना। इसको डिफाइन करने के लिए न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। उसमें से पहला नियम है इसी के आधार पर गति और विरामावस्था को लेकर के, देखो 1 मिनट मिटा दूं इसको मैं। ठीक है ना, ये वस्तु अर्थात फुटबॉल पहले पड़ी हुई है, विरामावस्था में है, ठीक ना। जब तक हम इस पे बल नहीं लगाएंगे, जब तक हम इसमें बल नहीं लगाएंगे, ये फुटबॉल अपनी ही अवस्था में पड़ी रहेगी जब तक या तो आधी ना चले या किसी भी व्यक्ति के द्वारा मार इसको हिट न के, इसको हिट ना किया जाए, मारा ना जाए, ठीक है ना, तब तक ये पड़ी रहेगी। अर्थात कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है, पड़ी हुई है, विरामावस्था, विरामावस्था में है, तो वह तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक कि हम कोई इस पर बाह्य बल F ना लगाएं, ठीक है ना। इसी प्रकार यदि कोई वस्तु, चलो मैंने कहा ये बॉल है, ये बॉल है, ठीक है ना। ये बैटर्स के द्वारा हिट की गई है, बैटर्स के थ्रू हिट की गई है। अब ये गति कर रही है, गति कर रही है, तो जब तक ये तब तक गति करेगी जब तक कि हम इसको रोके नहीं, अपने से रोकेंगे नहीं। और जब हम इसको रोकेंगे, बल लगाएंगे, तो वस्तु क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, रुक जाएगी। देखो बैटर बॉल को मारता है और फिर खिलाड़ी द्वारा उसे पकड़ा जाता है। और एक चीज समझो, अगर मान लो मेरे पास स्कूटर है, स्कूटर, ठीक,
स्कूटर है तो अगर हम एक बार एक्सीलेटर दे दिए और हाईवे पे जा रहे हैं, हाईवे पर एकदम खाली रोड, देखो मैक्सिमम टाइम अगर देखा जाए तो खाली रोड तो नहीं रहती, लेकिन कहीं कहीं ऐसा मिल जाता है जहाँ पे खाली रोड रहता है, ठीक है ना। खाली रोड, ना आगे से वाहन आएगा ना पीछे से। हम क्लच छोड़ दिए, क्लच को छोड़ दिए। अब एकदम कांस्टेंट वैल्यू बना के रखो कि मुझे ना एक्सीलेटर को बढ़ाना है, ना ही कम करना है, ना मुझे ब्रेक दबाना है। तो अगर आप ब्रेक नहीं दबाओगे, उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाओगे, ब्रेक को आप नहीं दबाओगे या एक्सीलेटर को धीमा नहीं करोगे, तो आपकी गाड़ी रुकेगी नहीं, डायरेक्टली चलती जाएगी, एकदम से चलती जाएगी उसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ, कांस्टेंट गति के साथ, यानी एक नियत गति के साथ लगा दो 50 किलोमीटर प्रति घंटे में, और वो चलती जाएगी। जब भी आपके सामने ये स्कूटर, चलो कार, जब भी आपके सामने कोई ट्रक हाईवे पर या कोई अन्य वाहन आया तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा। और जब ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी क्या होगी, उसका स्पीड धीमा हो जाएगा, और धीमा होने के बाद कुछ समय बाद वह क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, अर्थात रुक जाएगी। ठीक, तो क्या कहता है, देखो यदि किसी गतिमान वस्तु में, हमारी गाड़ी गतिमान थी, हमने उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया तो गतिमान ही रही आई। सामने से वस्तु आने पर जब बल लगाया, सामने से कोई वाहन आने पर जब बल लगाया तो क्या हो गई, रुक गई, गतिमान थी। क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह तब तक गति अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये हमने बाह्य बल यहाँ पे F लगाया था, यहाँ पे बाह्य बल F काय में, विरामावस्था में, ये गति अवस्था में, ठीक है ना। विरामावस्था, गति अवस्था, गतिमान वस्तु गतिमान ही रहेगी, विरामावस्था वस्तु, विराम की अवस्था की वस्तु विराम में पड़ी ही रहेगी। कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो चलो इसको लिखो मेरे साथ, इस नियम को। एक मिनट रुकना, इसे मैं डिलीट कर दूं। या इस नियमानुसार, ठीक है ना। क्या कहता है, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है, गति अवस्था में है, तो वह तब तक गति अवस्था में रहेगी, तब तक गति अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ना लगाया जाए।
इसी प्रकार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक विरामावस्था में ही रहेगी। क्या बात है, विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, पड़ी हुई है, फुटबॉल लाइक एज फुटबॉल, तो तब तक पड़ी रहेगी जब तक कि उसे हिट ना किया जाए। और यदि कोई वस्तु चल रही है तब तक चलेगी जब तक कि उसे भी हिट ना किया, ब्रेक ना लगाया जाए, ब्रेक लगा के रोका ना जाए। ठीक है ना। दूसरा, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। परंतु क्या हुआ, हम पहले पढ़ेंगे संवेग। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से पहले पढ़ेंगे संवेग। मोमेंटम, ठीक है ना। मोमेंटम क्या होता है, देखो ये मेरे पास कोई वस्तु है, चलो ये आयताकार हो गया, ये गोलाकार हो गया, कोई भी ले लो। ठीक है ना। इसका द्रव्यमान m है और इस पे अगर बल लगाया जाए तो ये v वेग से गतिमान है। वेग क्या हो गया, v, द्रव्यमान क्या हो गया, m। ठीक, v वेग से गतिमान है और द्रव्यमान m हो गया। तो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों के गुणनफल को, अर्थात द्रव्यमान गुणे वेग, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों के गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेग। ठीक है ना। तो परिभाषा लिखो, किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग
लिखते हैं, ठीक है ना। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे पी से, स्मॉल पी लिखना, कैपिटल पी मत लिखना, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। देखो हम आते हैं, संवेग। देखो गणितीय रूप में संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग, अर्थात P बराबर स्मॉल p mv हो गया। देखो इसका ऐसा मात्रक और CGS मात्रक, मात्रक पहले नंबर पर SI मात्रक, P बराबर mv। P ये क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम, ठीक ना। ये क्या है, वेग, वेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड हो गया। द्रव्यमान गुणे वेग मीटर प्रति सेकंड, टोटल मिला क्या हो गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। दूसरा अर्थात न्यूटन, CGS मात्रक, CGS मात्रक में देखो P, किलोग्राम का CGS मात्रक ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर और सेकंड का सेकेंड, ठीक। तीसरा प्रोसीजर रिमी सूत्र, रिमी सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो रिमी सूत्र क्या हो जाएगा,
P बराबर mv। द्रव्यमान का विमीय सूत्र कैपिटल M, वेग का दूरी बटे समय, ठीक है ना। कैपिटल M दूरी का L बटे में समय की घातांक कितनी है 1, ऊपर जाएगी तो -1। हो गया, चलो पीछे कर दे, 1 मिनट ले लो। ले लो, कल बताएंगे हम आपको फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। आज की क्लास यही खत्म करते हैं, कल बताएंगे न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से और भी कॉन्टेक्ट नंबर 9826939496, ठीक है ना। जिन अलग अलग बच्चों को जो तुम्हारे कॉन्टेक्ट के अलावा हैं, अगर उनको पढ़ना हो डायरेक्ट लाइव क्लासेस, तो वो क्या करें, मुझे इस नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सअप मैसेज कर दें, कुछ भी कर दें और मुझसे पूछ लें, मैं उनको बता दूंगा कि कहाँ पे क्या कैसे करना है, ठीक है। बाकी आप लोग बताते रहिएगा, इसको पढ़ते रहिएगा। थैंक यू ऑल। एंड करें, चलो।